नेक्स्ट ले लीजिए कॉन्ट्रैक्शंस। क्लीशे के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें अवॉइड करनी है एकेडमिक राइटिंग में, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शंस। होता क्या कॉन्ट्रैक्शन? अ वर्ड मेड बाय शॉर्टनिंग, a word made by shortening and combining two words, shortening and combining two words is called a contraction, is called a contraction. For example, did और not को कंबाइन करके नया वर्ड बन जाता है didn't। ऐसे लिखने दो चार और। does और not को कंबाइन करेंगे तो doesn't, do और not को कंबाइन करेंगे तो don't। लिख दो दो तीन। फॉर एग्जाम्पल did प्लस not इज इक्वल टू didn't, दूसरे में लिख दो does प्लस not इज इक्वल टू doesn't, was plus not is equal to wasn't। फुल स्टॉप। इन ऐसा कर दीजिए, टू शॉर्टन अ वर्ड, टू शॉर्टन अ वर्ड एपॉस्ट्रॉफी, और ब्रैकेट में ऐसा करके कॉमा लगा दे ऊपर, apostrophe is used to replace the original words, to replace the original words फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम डिड और नॉट को कंबाइन कर रहे थे तो यहाँ पे ओ नहीं लिखा, दोबारा डिड तो लिखा, NOT में ओ नहीं लिखा, ओ की जगह क्या लगा दिया ये एपॉस्ट्रोफी, तो मतलब इसने किसको रिप्लेस कर दिया? ओ को। ऐसे ही डज नॉट, तो DOES डज भी लिखा, N भी लिखा और ओ नहीं लिखा तो डजन। पर अगर वॉजंट है तो ओरिजिनल क्या था? वॉज नॉट, तो वॉजंट में क्या हो गया? WASN, तो रिप्लेस कर रहा है ना ये शब्दों को, वॉजंट। तो यही लिखा हमने, अपॉस्ट्रोफी क्या करता है? वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है ओरिजिनल। इन वर्ड्स लाइक, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखना है वोंट, तो विल प्लस नॉट को कंबाइन करके नया ही वर्ड बन गया वोंट। इसमें देखो क्या क्या उड़ गया, ये ओ रखा, ये एन रखा, नॉट का ओ उड़ा दिया एक तो, और वोंट विल का सारा ही उड़ा दिया। ये विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वोंट, तो अपॉस्ट्रोफी लगा के कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर। एक एग्जांपल है, जैसे शुड नॉट लिखना है तो शुडंट हो जाता है, यहां लिख रहा हूं शुड प्लस नॉट इज इक्वल टू शुड एन कॉमा टी, शुडंट। तो वर्ड रिप्लेस कर रहा है, बीच में उस शब्दों को हटा देता है। सम ऑफ द कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस आर, लिख दें कुछ कॉमन वाली कौन सी है और उनके एग्जांपल। क्या क्या लिखोगे? ये सारे कर दो, कुडंट, वुडंट, डिडंट, डजंट, इजंट, एक लिस्ट बना दो। लेफ्ट साइड को लिख देना इज नॉट, फिर आगे लिख देना इज इक्वल करके इजंट। 5-7 एग्जांपल लिख दो, वुडंट, शुडंट, कुडंट, कैंट, वोंट, एम और नॉट कंबाइन होके बन जाते हैं एंट। ऐसे लिखते जाना लिस्ट, 5-7 लिख दो फटाफट। ये कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस है। और ग्रामर की कॉन्ट्रैक्शंस है जैसे, इसके अलावा भी होती है, जैसे आई एम लिखना है लेकिन शॉर्ट में हम
है ना। ही इज लिखना है और शॉर्ट में ही एपोस्ट्रोफी एस, ये भी चलता है। दे यू आर लिखना है तो यू आर, लेकिन शॉर्ट में यू एपोस्ट्रोफी आर। इसका अर्थ भी क्या है, यू आर, योर नहीं है ये, यू आर। ठीक है। फिर जैसे दे आर लिखना है तो दे आर, शॉर्ट में दे, लिख डालो ये भी। ग्रामेटिकल कॉन्ट्रैक्शंस, ये कैसी होगी, ग्रामेटिकल कॉन्ट्रैक्शंस। 1 2 3 4, इसके साथ अलावा और भी आती हैं, जैसे हैव वाली आती हैं कुछ। आई हैव, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, आई वी। शी इज तब भी यही लगाना है, शी हैज तब भी ऐसे लगता है। फिर इसके अलावा जैसे आई शैल, ही विल लगाना है तो इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसी है, ही, ऐसे डबल एल लगा लेते हैं। आई शैल लगाया, आई और डबल एल, यहां एक लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी कॉमा। अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, कॉमा तो नीचे लगता है, अपोस्ट्रोफी ऊपर लगता है वर्ड लेटर के। तो ऐसे ये हैव वाले 5-7 लिख लो, विल हैव वाले, ये सारी कॉन्ट्रैक्शंस है। नेक्स्ट लिख लो, कॉन्ट्रैक्शंस आर यूज्ड इन बोथ स्पोकन एज वेल एज रिटन फॉर्म। Contractions can be used in both written and spoken form. They are used in informal conversation. कहाँ यूज होती है बेसिकली, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और राइटिंग। Only one contraction should be used in one sentence. Only one contraction should be used in one sentence. But some contractions like this one, going to becomes gonna, want to becomes wanna. Such contractions are not used even in informal writing. ये बिल्कुल भी यूज नहीं होती, ये सिर्फ बोलने में आएंगी, वो भी सिर्फ फ्रेंड सर्कल में या ऐसे इन्वायरमेंट में वेयर यू कैन बी कैजुअल, कहीं भी ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी गिव मी, डोंट नो, गोना, वाना। जैसे डोंट नो का बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया, डोंट नो। ये कहाँ यूज होती हैं, कहीं भी नहीं, इनफॉर्मल राइटिंग में भी यूज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑफन यूज्ड इन कॉमन स्पीच एंड कैजुअल राइटिंग। अब इसमें कौन कौन से आएगी, जैसे जैसे आई विल लिखा है तो आई विल कर देते हैं उसको, अभी किया था हमने। जैसे आई शैल या आई विल है, उसकी शॉर्ट फॉर्म कर दी आई विल। ये इनफॉर्मल या कैजुअल राइटिंग में यूज कर लेते हैं, स्पोकन में भी, पर इनफॉर्मल। अभी एकेडमिक तक नहीं पहुंचे, अभी ये बता रहे हैं कहां कहां हो सकती है। एकेडमिक का जिक्र अभी नहीं आया, इनफॉर्मल राइटिंग, कैजुअल राइटिंग कर रहे हो वहां कर लेते हैं। जैसे दे आर अभी लिखा था, दे आर करके, यू आर, वो वाली, वो 2-4 एग्जांपल यहां भी लिखते हैं। ये कहां यूज हो सकती हैं, कॉमन स्पीच, कैजुअल राइटिंग, वहां कर सकते हो। पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन सच एज, नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन सच एज, जैसे इट इज, तो इसके 2 अर्थ हो जाते हैं, इट इज भी, इट हैज भी। ऐसे ही के साथ अगर डी लग जाए, मतलब कि ही क्या कोई भी दिया उसके साथ ही ये अपॉस्ट्रोफी डी लग जाए, तो इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, वुड और दूसरा हो सकता है हैड। फिर डबल मीनिंग वाली होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो लिख लें इसमें, सम पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस लाइक दिस, ये वाले, सब पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शंस लाइक दिस
हैव मोर देन वन फॉर्म, या ऐसा देखो हैव मोर देन वन मीनिंग, हैव मोर देन वन मीनिंग, and the actual meaning is understood from the context only. लास्ट पॉइंट में लिखो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस, जो पहले लिख दी हमने, ज्यादा बड़ी लिस्ट बना दी हुई है, वहां से ले लेनी, जैसे इजंट, वॉजंट, डजंट, डिडंट वाली नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस लाइक डिडंट, वॉजंट, वरंट एटसेट्रा। are used to make a negative statement, are used to make a negative statement। अब क्या करनी चाहिए यूज की नहीं करनी चाहिए, लास्ट लाइन में कंक्लूड कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्शंस आर अवॉइडेड इन एकेडमिक राइटिंग, कॉन्ट्रैक्शंस आर अवॉइडेड इन एकेडमिक राइटिंग और फॉर्मल राइटिंग, because contractions create a casual or friendly tone, contractions create a casual or friendly tone which is otherwise opposite to, which is otherwise opposite to the objectivity comma formality and legal nature of academic writing, and legal nature of academic writing. So therefore contractions या contracted forms of words are not used in academic writing. नहीं करनी है इस्तेमाल, कहां, एकेडमिक राइटिंग में। क्या नहीं इस्तेमाल करना, कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो अभी हमने पढ़ी, इजंट, वॉजंट वगैरह नहीं लगता, फुल फॉर्म लिखनी है। और कहां यूज कर सकते हो, कैजुअल राइटिंग में, क्वेश्चन पूछने में या डिस्कशन करने में, स्पोकन इंग्लिश में। सीरियस राइटिंग में, एकेडमिक राइटिंग में जहां लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है, वहां पे इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। ठीक हो जाएगा जी, नहीं लिखना, अवॉइड करने वाली चीज है। नेक्स्ट चीज जो अवॉइड करनी है, दिस इज इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज, इमोटिव वर्ड से पता चल रहा है अ लैंग्वेज कौन सी होती है, इमोटिव लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू इवोक, अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू इवोक इमोशंस ऑफ द रीडर। मतलब ऐसी भाषा जो हम किसी पाठक के, जिसमें हम उसके भावनाओं को एक्साइट करने की या इवोक करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इमोटिव लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज is used to persuade a reader. Certain, अगला सेंटेंस, certain specific words are used to create an emotional response from the reader. Okay, full stop. Writers or public speakers use an emotive language. Writers or public speakers use an emotive language to grab the interest of their reader or audience by using, to grab the interest of a reader or audience by using specific words which are not common in everyday conversation, which are not common in everyday
conversation. Full stop. Emotive language is used to create an emotional impact, either positive or negative, in the mind of the reader. It is a language that is commonly used in TV serials. It is a language that is commonly used in TV serials, feature films, या movies कर दो, movies, etc. It is equal to emotional manipulation. It is equal to emotional manipulation. Full stop. Words to evoke positive response or feelings in the reader are words to evoke positive response or feelings in the reader are, कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे वर्ड्स हो जाएं सुपर्ब, सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, रिमार्केबल, remarkable, worthwhile, ecstatic, important, worthwhile, ecstatic, impressive कर दो, important, impressive, effective, spectacular, fabulous, impressive, स्पेक्टेकुलर, फैबुलस, एटसेट्रा. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रीडर के इमोशन को पॉजिटिव वे से इवोक करेंगे. इन्फ्लुएंशियल होगी ना भाषा, नेगेटिव वाले लिख लो. सम वर्ड्स विच अफेक्ट द नेगेटिव इमोशंस आर, सम वर्ड्स विच affect the AFFECT, affect the negative emotions are disastrous, terrible, ridiculous, terrible, ridiculous, offensive, shameful, wicked, shameful, wicked, offensive, एक वर्ड और लिखा है, पहले लिखा हमने, लिख लो डेरोगेटरी. derogatory.
हाँ जी, अब आता है कि क्या हमें यूज करनी है कि नहीं करनी। ये होगी व्हाट इज इमोटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट इज use of emotive language while doing academic writing. Use of emotive language while doing emotive language is generally avoided during academic writing. Emotive language, इमोटिव भी आ जाता है, कई बार इमोशनल लिख देता है, इमोटिव इमोशंस वाली। इमोटिव लैंग्वेज इज जनरली अवॉइडेड, अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं यूज इन एकेडमिक राइटिंग बिकॉज it can create certain problems. Number one, it can either, या ऐसा लिखो एक ही वर्ड, it can exaggerate, EXAGG, exaggerate, EXAGGERATE. It can exaggerate an issue or a problem, an issue or a problem, and may provoke the reader, and may provoke the reader to react. एग्जैजरेट करने का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के, तो बढ़ा चढ़ा के बता सकता है किसी चीज को। हो सकता है इशू इतना क्रूशियल हो भी ना, और आप उसके पीछे डेरोगेटरी या कुछ ऐसे हाईफाई वर्ड लगा दें और इमोशनल रिस्पॉन्स रीडर का हाइटन हो जाए, जिसकी जरूरत भी नहीं होगी। सेकेंडली, इमोटिव लैंग्वेज इज वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर। Emotive language is very argumentative in nature. तर्क वितर्क पे आधारित होती है ना, क्योंकि एक इमोशन को काउंटर करने के लिए फिर दूसरा इमोशन लाना पड़ता है। ड्यू टू इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, इसी में ड्यू टू इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, this type of writing, emotive language, ऐसा लिखना, this type of language, writing काट दो, this type of language can hurt, HURT, can hurt the sentiments, sentiments होते हैं इमोशंस, भावनाएं, sentiments of the readers and makes the writing subjective, and makes the writing subjective। और एकेडमिक राइटिंग में हमने पहले पढ़ा है कि सब्जेक्टिविटी नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए इसको अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इमोटिव लैंग्वेज प्लेज विद द रीडर्स माइंड। इमोटिव लैंग्वेज प्लेज विद द रीडर्स माइंड्स, एस के बाद है apostrophe, रीडर्स प्लूरल लगा के, पाठकों के दिमाग, रीडर्स माइंड, एंड अफेक्ट, एंड कैन अफेक्ट देम नेगेटिवली, एंड कैन अफेक्ट देम नेगेटिवली। राइटर में यूज इट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम द रीडर, the writer may use it to gain sympathy from the reader, and it might compromise the ability of the reader to think logically, and it might compromise the ability of the reader to think logically. Next point,
Academic writing should be logical and to the point, but emotive language can make it subjective and controversial. लिखा क्या? Academic writing should be logical and to the point, whereas emotive language can make it क्या बना सकती है? Subjective and controversial by highlighting a particular point of view. By highlighting a particular point of view. अरे इमोशंस होंगे तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे आएगा, तो रीडर जो है वो by highlighting a particular point of view. That is why it should be avoided. मतलब emotive language should be avoided in academic writing. In emotive language, अगला पॉइंट, in emotive language, a word or expression goes beyond its literal meaning. Goes beyond its literal meaning which is not desirable in academic writing. Which is not desirable in academic writing. Full stop. In academic writing, the language should be referential. The language should be referential so that the word or expression used can have a pure lexical definition. Can have a pure lexical, L-E-X-I-C-A-L, lexical, dictionary based definition, so as to give objectivity, and clarity to academic writing. समरी बनानी है तो यहां आगे ये बना सकते हो. That is why, keeping all above points mentioned before in view, we should avoid the use of emotive language in academic writing. हमें इसको भी इस्तेमाल नहीं करना. क्लीशेज इस्तेमाल नहीं करने. जनरल स्पीच में हो सकते हैं, इनफॉर्मल में हो सकते हैं, स्पोकन में हो सकते हैं, इग्नोर करने हैं. कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी. कैजुअल राइटिंग में हो सकती हैं, इनफॉर्मली हो सकती हैं, बट एकेडमिक राइटिंग में कंप्लीटली अवॉइड की जाती हैं. वैसे ही इन द सेम वे इमोटिव लैंग्वेज यूज की करते हैं राइटर्स, रीडर्स भी. खासतौर पे भाषण जब करनी है, भाषण देना, वहां इमोटिव लैंग्वेज चलती है क्योंकि रीडर्स को लिंक करना होता है अपने साथ. बट एकेडमिक राइटिंग में इमोटिव लैंग्वेज को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये रीडर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगी और उसको लॉजिकली सोचने से रोकेगी. सब्जेक्टिविटी बढ़ा देगी. हमें सब्जेक्टिविटी बढ़ानी नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव बनानी है अपनी भाषा. तो इसलिए रेफरेंशियल लैंग्वेज यानी कि जो रेफर करती हो किसी पर्टिकुलर सॉलिड बेस की तरफ लेके जाए जहां पे एक रियल मीनिंग मिल सके, तभी ऑब्जेक्टिविटी आएगी, तभी भाषा में की स्थिरता का पता चलेगा और एकेडमिक राइटिंग ज्यादा ग्राउंड बेस्ड, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा फैक्ट बेस्ड बनेगी. तो इन बातों को अवॉइड करना, इमोटिव भी अवॉइड करना, क्लीशे भी अवॉइड करना, कॉन्ट्रैक्शंस भी अवॉइड करना. ठीक है जी.